नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आपको याद होगा क्यूवाइब नेटवर्क ने कुछ दिन पहले आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी। वो बेहद महत्वपूर्ण स्टोरी थी और अब क्यूवाइब की बात पर एक प्रकार से मुहर लग गई है, उसकी पुष्टि हो गई है। इतनी खतरनाक बात हो गई पिछले दिनों। हालांकि कोई पैनिक नहीं हुआ, लेकिन अब बड़े लेवल पर जो मैंने आपको कहा था उसकी इंक्वायरी शुरू हो गई। और हमने जो आपको ये बात बताई थी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह बात हो जाना बहुत बड़े खतरे की घंटी है। ये बात अगर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हो जाए तो कोई बात नहीं। एक देश दूसरे देश की सीमाओं के बीच में ये बात हो तब भी बात समझ में आती है, क्योंकि इस तरह की गतिविधियां वहां होती रहती हैं, जिसको आप जीपीएस स्नूफिंग के नाम से जानते हैं। हमने आपको बताया था कि कैसे यूक्रेन में, जो यूक्रेन और रसिया का बॉर्डर है और उसका जो बॉर्डर इलाका है, उसमें जीपीएस स्नूपिंग की बात यदा कदा होती रहती है। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर तो ये आम बात है। इस तरह से आप वहां, चूंकि कॉन्फ्लिक्ट है दो देशों के बीच में, तो वहां दोनों तरफ से ये बातें चलती रहती है जीपीएस स्नूपिंग की। लेकिन जीपीएस स्नूपिंग की बात इंटरनल किसी एयरपोर्ट पर हो जाए, और उसमें से भी किसी एयरपोर्ट नहीं, सबसे सेंसिटिव देश की राजधानी और सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट, जहां से 1550 फ्लाइट एवरी डे टेक ऑफ और लैंड करे, उस जगह पर अगर जीपीएस स्नूफिंग की कोई घटना होती है तो ये छोटी बात नहीं है। हमने पहले भी आपको ये बात बताई थी। आज मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं इसका? क्योंकि सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह से हैंड्स ऑन 360 इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे बढ़ चुकी है। और इसलिए मैंने आपको कहा था कि दिल्ली एयरपोर्ट मतलब भारत की राष्ट्रीय राजधानी का वो एयरपोर्ट जहां तीन एयरपोर्ट एक साथ है, जिसको आप टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 के बारे में जानते हैं। तो टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3, इस तीनों एयरपोर्ट की जो कैपेसिटी है वो किसी भी दूसरे स्टेट कैपिटल के एयरपोर्ट के बराबर है। मतलब एक टर्मिनल की कैपेसिटी दूसरे स्टेट के किसी टर्मिनल के बराबर है। तो मतलब इसे आप तीन एयरपोर्ट समझिए, इसे आप सिंगल एयरपोर्ट के रूप में मत आकिए। तीन एयरपोर्ट है एक साथ। और फिर तीन एयरपोर्ट खाली सिर्फ दिल्ली में नहीं है, दिल्ली के आसपास एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में दो बड़े एयरपोर्ट, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, फिर आज दोबारा रिट्रीट बता रहा हूं, आप सबको मालूम भी होगा। हिंडन एयरपोर्ट जो बेसिकली डिफेंस एयरपोर्ट है, जो एयर सर्विस के लिए अभी तक था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यहां से भी कमर्शियल फ्लाइट्स चलने लगे, पैसेंजर फ्लाइट्स भी टेक ऑफ और लैंडिंग यहां भी होने लगा। हिंडन एयरपोर्ट जो कि गाजियाबाद में है, उत्तर प्रदेश का, दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। और जो दूसरा एयरपोर्ट जो अभी कहा जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जो बेसिकली कार्गो एयरपोर्ट है, साथ ही साथ पैसेंजर और कमर्शियल फ्लाइट्स भी यहां से चलेंगी। ये जो पूरा इलाका है, और आज मैं एक और बात आपको यहां पर जोड़ना चाह रहा हूं। एयरपोर्ट जो नोएडा में है, गाजियाबाद एयरपोर्ट जो हिंडन एयरपोर्ट जो गाजियाबाद में है, और दिल्ली के ये तीनों एयरपोर्ट, इसके अलावा हमारे जो हाईवेज हैं, खास तौर से आगरा लखनऊ हाईवे, एक्सप्रेसवे जो यमुना एक्सप्रेसवे है, वो ये सारे जो हाईवेज हैं वो एक प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में रनवे के रूप में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। तो ये सारे हाईवे जिस पर आपने देखा होगा कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तो अखिलेश यादव ने बजाबता उस पे
डिफेंस के फ्लाइट और कमर्शियल फ्लाइट को उतार करके ये बताने की कोशिश की कि ये देखिए हमारा जो ये रनवे है, ये जो हाईवे है, वो कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है कि हम फ्लाइट को लैंड करा पा रहे हैं इस हाईवे के ऊपर। तो अब अगर ये हाईवे इतना फुल प्रूफ है, तो इसकी कनेक्टिविटी कहां से है? दिल्ली एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट या हिंडन एयरपोर्ट के आसपास अगर आप यहां से यमुना एक्सप्रेसवे से आप चले जाएं आगरा, और आगरा से लखनऊ के अगला लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आप चलें, तो वो पूरा इलाका अपने आप में एक एयर पट्टी है। हाईवे के अलावा वो एयर पट्टी है। वहां पर ऐसी परिस्थिति में जबकि कोई युद्ध की सिचुएशन हो जाए या कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए जहां पर कि फ्लाइट को लैंड करना पड़े, तो वो जो एक्सप्रेसवे है वो एयर पट्टी के रूप में तब्दील हो जाएगी और आप लैंड करा सकते हैं वहां पे। ऐसी सुविधा है। तो केवल मात्र जेवर एयरपोर्ट, हिंडन एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट ही नहीं, इसके आसपास के जो हाईवेज हैं, जहां पर कि हम इमरजेंसी में फ्लाइट लैंडिंग की हमने एक व्यवस्था बना रखी है और की जा सकती है, वहां पर बना नहीं रखी है हमने कि वहां पर करना ही करना है लैंड। इमरजेंसी के हालात में अगर फर्ज कीजिए कि हमारा सभी एयरपोर्ट में एकाएक कुछ ना कुछ खराबी हो जाए, तो वैसी परिस्थिति में हम हाईवेज पर लैंड कर सकते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है और जिसका ट्रायल ऑलरेडी आज से 5-7 साल पहले ही हो गया। जैसे आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे पे लैंड हुआ फ्लाइट, टेक ऑफ भी हुआ। तो इसको कहते हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी आपके पास रेडी है। लेकिन अगर इस इलाके में जीपीएस स्नूपिंग हो जाए, और इतना ही नहीं, आप देखें कि द ऑटोमेटिक टर्मिनल इंफॉर्मेशन सर्विस, और जो कल हमने कहा था कि ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सर्विस, एएमएसएस, और दूसरा है द ऑटोमेटिक टर्मिनल इंफॉर्मेशन सर्विस, एटीआईएस। अगर इस दोनों में गड़बड़ी हो जाए तो क्या हो सकता है? मतलब साफ है कि हवा में कोहराम मच सकता है, क्योस हो सकता है, और क्रैश तक की पोजीशन हो सकती है। लाखों की जान खतरे में आ सकती है, हजारों की जान खतरे में आ सकती है। और जीपीएस स्नूफिंग हुई, इस बात की ताकीद ये इवेंट करता है कि अब जीपीएस स्नूफिंग की जांच नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल ने स्वयं अपने हाथ में ले लिया है। और अजित डोवल और एनएसए की ऑफिस ने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के दफ्तर ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एटीसी को, खास तौर से डीजीसीए को, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को, उसको भी, एटीसी को, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, सबको सख्त निर्देश दिया गया है एनएसए की तरफ से कि 10 मिनट के अंदर में, 10 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए, 10 मिनट के अंदर में अगर कहीं भी जीपीएस स्नूपिंग की बात हो रही है, तो आप फौरन से पेशतर एनएसए को रिपोर्ट करेंगे और इसकी जानकारी आप फ्लैश करेंगे कि जीपीएस स्नूपिंग हो रही है। सारे पायलट्स को भी कहा गया है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी कहा गया है, उस दफ्तर को भी कह दिया गया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी कम्युनिकेशन स्पष्ट है, और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनको भी कम्युनिकेशन साफ साफ कह दिया गया है कि जीपीएस स्नूपिंग की अगर कोई बात कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हो रही है, तो 10 मिनट के अंदर में वो इंफॉर्मेशन फ्लैश होना चाहिए और वो इंफॉर्मेशन कम से कम एनएसए दफ्तर में आनी चाहिए। अब आप समझ लीजिए कि खेल कितना खतरनाक है। मैंने उस दिन बताया था कि ये प्रधानमंत्री खुद एनएसए के
जो चार्टर्ड चलते हैं या एनएसए का जो प्लेन चलता है उसका, या राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का या कैबिनेट मिनिस्टर्स का या सेना अध्यक्ष का, सीडीएस का, और बाकी जो हमारे वीवीआईपी हैं, डिफेंस में इंटेलिजेंस सर्विस के लोग हैं, उनके विमान सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं। अगर जीपीएस सिस्टम में कोई गड़बड़ी होती है और जीपीएस स्नूफिंग होती है, जीपीएस स्नूफिंग का मतलब है कि जो ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम है उसको अगर उन्होंने जैम कर दिया या उससे गलत सूचनाएं जाने लगे तो क्या क्या हो सकता है। अभी आप देखिए कि जो लास्ट जो फॉल्स आया है, जीपीएस स्नूफिंग का जो एक इंफॉर्मेशन आई है, वो 60 नॉटिकल माइल्स अभी जो हुआ है, पिछले दिनों जो घटना हुई है दिल्ली एयरपोर्ट पर, उसमें पायलट जो अभी अब लैंड करने वाला है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, उनको जो सूचना मिली उसमें हुआ कि भाई फ्लाइट तो 60 नॉटिकल माइल्स पर है। 60 नॉटिकल माइल्स का मतलब हो गया 100 किलोमीटर के आसपास पर है। मतलब फ्लाइट अभी लैंडिंग पोजीशन में आने वाला है, मुश्किल से 5-10 किलोमीटर का रेंज है, और इनको मैसेज क्या आ रहा है कि साहब 60 नॉटिकल माइल्स का मतलब हो गया कि कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप सोच लीजिए, पायलट को लग रहा है कि अब हम लैंड करने वाले हैं और एकाएक आपको मैसेज मिल जाए कि अभी हम 100 किलोमीटर अभी हैं, अभी तो थोड़ा वक्त है। क्या हालात होंगे। ये जीपीएस स्नूफिंग ही था। सरकार जिस तरह से एक्टिव है और जिस तरह से एनएसए ने अब जिम्मेदारी संभाली है मित्रों, ये बेहद बेहद गंभीर मामला था। और जिस तरफ हम लोगों ने इशारा किया था, और हमें इस बात की पूरी तरह से पूरी तरह से उम्मीद थी कि भारत सरकार इस मुद्दे पर कोई हीला हवाली नहीं करेगी, एक मिनट का भी भारत सरकार इसमें कोई अपने तरफ से कोई गलती करेगी। और एनएसए के आने का क्या मतलब है, ये जांच तो रॉ भी कर सकती है, ये जांच एनआईए भी कर सकती है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो भी कर सकती है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भी कर सकती है, रॉ भी कर सकती है। लेकिन एनएसए की एंट्री क्यों हुई है,